अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, इमरान खान साहब की सेहत और तबीयत से मुतालिक आपको पहले भी मैंने व्लॉग्स में अपडेट किया है। इससे जुड़ी एक अहम खबर तो आज ये मैंने देखी है कि कल इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो भी इमरान खान साहब से मिलेंगे। जुमेरात के रोज़ यूँ भी उनकी थोड़ी एक तवील मीटिंग होती है उनके साथ और ज़्यादा लोग मिल पाते हैं। और इसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल वो भी इन वकला के हमरा होंगे और इमरान खान साहब का जो चेकअप है या जो उनके मेडिकल मामलात हैं उनसे मुतालिक जो है वो भी इस मुलाकात का हिस्सा होंगे। हो सकता है कि उन्हें कुछ चेकअप की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड हो जाए तो इमरान खान साहब इस सिलसिले में उनको कोई अपना चेकअप भी करवा दें। लेकिन अगर ना भी हो तो बहरहाल ज़ाहिर है वो एक डॉक्टर हैं तो वो ज़्यादा तफसील से समझ सकते हैं कि क्या उनके साथ मामलात हैं। तो कल पूरी कोशिश ये कि इमरान खान साहब की उनके वालिद से एक मुलाकात ज़रूर हो जाए और वकला के साथ साथ वो उनके साथ जाएंगे अडियाला जेल उनसे मिलने के लिए। तो एक तो ये एक अहम खबर है और कदरे इससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि परेशानी में पीटीआई के लोगों की काफ़ी कमी होगी इंशाल्लाह, कि क्योंकि ज़ाहिर है एक अपना उनका ऐसा मौलिज जो उनका दोस्त भी है और वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो उसकी जो बात होगी वो काफ़ी हद तक काबिल एतबार होगी। वरना कुछ अफवाहें भी बहुत हो रही हैं और कुछ हो सकता है सही भी बात हो, तो उस वजह से फिर बीच में काफ़ी ज़्यादा तशवीश सी बन जाती है। तो एक तो ये खबर बड़ी अहम है। दूसरा, इमरान खान साहब ने अभी जो वकला से अगले 1-2 दिनों में भी बात की है तो उन्होंने एक ख़ास टास्क सौंप दिया है अपने वकीलों को और अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि वकला जो है वो तहरीक की क़यादत करें। इमरान खान साहब का कहना है कि वकला की तरफ से अब आइन और क़ानून की जंग लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीटीआई को अगर दीवार के साथ लगाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के खौफ के मारे बिल्कुल बैठ जाएं, बल्कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमने अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना है, लोगों में मोबिलाइजेशन रखनी है, लोगों में हौसला बढ़ाना है और कैंपेन भी चलानी है। ये नहीं कि अगर हमें कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही तो हम डर के बैठ जाएं। इमरान खान साहब ने अब ये सारी जिम्मेदारी वकला को सौंप दी है क्योंकि बाज़ाहिर ये लग रहा है कि जो सियासी चेहरे हैं पीटीआई के उनको बिल्कुल कोई स्पेस नहीं मिल रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि इमरान खान साहब का जो माइंड है वो ज़्यादा अब ये है कि इवन जो टिकट हैं इलेक्शन लड़ने के वो भी ज़्यादातर नौजवान वकला को दिए जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब काफ़ी हद तक जो ट्रस्ट कर रहे हैं इस वक्त वो पीटीआई के वकला के ऊपर कर रहे हैं और वकला के थ्रू ही उन्होंने ये बात पहुंचाई है कि आगे अब आपने कैंपेन करनी है और जिस तरह से एक तहरीक पूरी खड़ी करनी है, जिस तरह से आइन और क़ानून की पामालियाँ हो रही हैं, इलेक्शंस का अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा, तो ये सब चीज़ों को लेकर के अब आपने मूवमेंट चलानी है। तो अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो इस सिलसिले में कितना मुतहर्रिक कर पाते हैं लोगों को और कितना प्रेशर बिल्ड कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये खबर जो कल आई थी बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हामिद खान ग्रुप के जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार थे मियाँ कुद्दूस वो हार गए और जो आसमा जहांगीर ग्रुप था उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने मैदान मार लिया था और डिफरेंस भी खासा ज़्यादा था, कोई करीब करीब मुकाबला नहीं था, बल्कि जो आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार थे वो खासे भारी मार्जिन से कामयाब हुए। बल्कि कुछ इलाकों में तो बिल्कुल जो हामिद खान ग्रुप के वकील थे, कैंडिडेट थे, उनको बिल्कुल ही कोई वोट नहीं पड़े। तो ये काफ़ी हैरत अंगेज़ बात भी थी कि इस वक्त जबकि हम देख रहे हैं कि एक ओवरऑल तो मुल्क में जो पॉपुलैरिटी है वो पीटीआई की हिमायत याफ्ता जो भी बॉडीज़ होती हैं वही कामयाब होती नज़र आती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इस दफ़ा एक हमें डिफरेंट सिनेरियो नज़र आया। इसके ऊपर मैंने कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेने की भी कोशिश की और मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बताया है कि इसकी बुनियादी वजह ख़ुद पीटीआई के अंदर भी बहुत ज़्यादा तफरीक थी और ये बार बार हम चीज़ देखते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन हारती है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले में जो हुए थे या कोई और भी मामलात हो, तो अक्सर वहाँ पर ये देखने में आता है कि इनकी जो आपस की डिवीज़न होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो यही सूरत हाल हमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी जो इंतखाबात थे उसमें नज़र आई कि जो कैंडिडेट मुंतखब किए गए थे, उम्मीदवार बनाए गए थे, उनके ऊपर सबका इत्तेफाक नहीं था और इस वजह से मुख्तलिफ धड़े जो थे वो बन गए थे पीटीआई के अपने वकला के अंदर, तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल एक सपोर्ट थी वो टूटी। फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इस दफ़ा
हैरत अंगेज तौर पर आसमा जहांगीर जो ग्रुप है उसको जहां PMLN सपोर्ट कर रही थी, वहीं पर ख़ास हलके जो हैं, खुफिया हाथ जो हैं, वो भी भरपूर उन्हीं की साइड पर थी। तो वैसे आसमा जहांगीर की सारी ज़िंदगी तो इस्टेब्लिशमेंट के और बहुत सारे खुफिया हाथों के ख़िलाफ़ गुजरी है तहरीकों में और जद्दोजहद में, और अब उनकी जो आगे लेगेसी है, देखते हैं कि ये वाले साहब जो हैं वो लेके चलते हैं या नहीं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे इस ग्रुप के, वो कामयाब हुए हैं। और कुछ अक्सर लोग ये ज़रा दावा कर रहे हैं कि इस सिलसिले में जो खुफिया हाथ हैं उन्होंने भी किरदार अदा किया उनकी जीत को यकीनी बनाने के सिलसिले में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमें नज़र आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो सदारत है वो तो इनके PTI की बुखला के हाथ में नहीं आई है। तो देखना ये होगा कि अब जो बार की सियासत है, जो वकीलों की सियासत है, उसमें ये फिर किस तरीके से अपना कोई बड़ा रोल प्ले करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज होगा बगैर आपके पास अगर बार की कोई ऐसा ओहदा नहीं होता। तो ये एक बहरहाल चीज़ हुई। अच्छा जी, अब मैं ज़रा साथ आपको ये बता दूं कि आज एक अहम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब कल भी इस केस की समाअत कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। और जो उनका कंडक्ट था, मैंने पहले भी इससे पहले जब उन्होंने PTV पे लाइव कवरेज भी दिखाई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, तो उसमें भी बार बार ये चीज़ मेंशन की कि मुझे लगा कि उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट की कमी है और वो हौसले से बर्दाश्त से बात नहीं सुन पाते और अक्सर अपनी जो इख्तलाफ रखने वाली आवाज़ है उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाते। और वकीलों के साथ भी उनका रवैया अच्छा नहीं था, मुनासिब नहीं था, काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग रवैया था, जैसे वो कोई टीचर हों और स्टूडेंट्स को डांट रहे हों बाकायदा। तो इस तरह का जो रवैया आमतौर पर देखने में नहीं होना चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की ये रविश अभी तक तर्क नहीं की गई और हमने ये देखा कि ये जो फैज़ाबाद धरना केस था उसका जो अमल दरामद का केस है बेसिकली, उसकी आजकल समाअत हो रही है। सॉरी। तो पहले जो इसमें मुझे सबसे हैरत अंगेज़ और बल्कि ऑब्जेक्शनेबल बात लगती वो ये कि हम गड़े मुर्दे तो ज़रूर उखाड़ें, बैठ के हम सोच रहे हैं कि जी फ़लाँ साल में जो फ़लाँ धरना हुआ था। अब आज भी काजी फायज़ ईसा साहब इस केस की समाअत के दौरान कभी ताहिरुल कादरी साहब के धरने की बात कर रहे हैं कि जी वो कनाडा से आके धरना क्यों दिया, उसका मास्टरमाइंड कौन था, कभी वो लब्बैक तहरीक लब्बैक के धरने की बात कर रहे हैं फैज़ाबाद में जो उन्होंने दिया था, बेसिकली तो केस उसी धरने का था। तो जी उसके पीछे वो चल पड़े कि जो क्या है। फिर बीच में वो ये भी सवालात ले आए कि जी जो आमिर है वो तो सदर नहीं है, मैं ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता, आप कोई दोबारा मेरे अदालत में उनको सदर ना कहे। कभी वो अयूब साहब सदर अयूब की बात करते हैं, कभी ज़ियाउल हक की बात करते हैं, कभी ताहिरुल कादरी की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि जी वो जो खादिम हुसैन रिजवी है उसके नाम के साथ हाफिज़ क्यों लिखा। तो ये सब चीज़ें वो चलती रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुरानी जो चीज़ें होती रही हैं उसके ऊपर अगर आप कुछ निकाल भी लें, अमल दरामद करवा भी लें, तो अब ये जो सारे जर्नैल हैं ये रिटायर्ड हो गए हैं, आप उनके ऊपर कोई करते हैं तो बड़ी बात है। वैसे तो हमारे मुल्क में ऐसी भी कोई रिवायत नहीं है, लेकिन बात तो ये कि हम ये देखें कि आज जिन केसेस की ज़्यादा ज़रूरत है पहले प्रायोरिटी पर उनकी सुनवाई हो। आप लगाएं केस तो 90 दिन के इंतखाबात का केस लगाएं, उसमें आपने इतनी लंबी तारीख डाल दी है कि 90 दिन में से वैसे ही तारीख में ही 10-15 दिन निकल जाते हैं। तो जो प्रायोरिटी है वो बड़ी अजीबोगरीब सी है, समझ नहीं आती कि जो पुराना कोई धरना हुआ था किसी दौर में, उसके साथ अगर आप किसी को पकड़ भी लें तो उससे आज के दौर में किसी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये एक अजीब सी बात है। फिर दूसरा ये कि जो इसमें पैमरा के वकील थे उनको ये अच्छी खासी क्लास ली आज चीफ जस्टिस साहब ने, बार बार उनको डांटा, उनकी तज़हीक की। हत्ता कि मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्ट रिपोर्टर जो कि बहुत बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करते हैं और किसी भी आप कह नहीं सकते आमतौर पर उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर कि वो किसी ख़ास पार्टी की साइड लेते हैं, तो मैंने उनको भी इसके ऊपर खफा देखा। एजाज सैयद साहब तो खैर बिल्कुल ही आपको पता है बड़े इस चीफ जस्टिस के मद्दार रहे हैं, या इसी तरीके से और बहुत सारे जो चीफ जस्टिस के आने से पहले ही बड़े बंगले बजा रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त चीफ जस्टिस आने वाले हैं। इवन ये लोग भी तनकीद पर मजबूर हो गए। और फिर कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर जैसे मैंने पहले कहा वो भी आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर बात करें, जैसे कि साकिब बशीर साहब फरमाते हैं कि चेयरमैन पैमरा की आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने काफ़ी वक्त बहुत तजलील की। मैं चेयरमैन पैमरा के एक्ट का दिफा नहीं करता, लेकिन अगर कोई अदालती फ़ैसले पर हुक्म और अमल नहीं करता तो तजलील बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि अदालत अपने तहरीरी ऑर्डर के ज़रिए
कुछ भी लिख सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपके पास एक पावर है, आपने कुछ भी ऑर्डर करना है, कुछ भी उनसे काम लेना है या कोई आपने उनको पाबंद करना है किसी चीज़ का, तो आप अपने ऑर्डर के ज़रिए करें। अगर किसी को आपने कोई छोटी मोटी पनिशमेंट भी देनी है तो वो भी ऑर्डर के ज़रिए करें। या अगर आप किसी पे खफा भी हैं तो आप उसी तहरीर में लिखें, ना कि आप सबके सामने एक अजीब तरीके से उनकी डांट डपट शुरू कर दें। तो ये तस्लील करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, लेकिन ये रवैया कंटिन्यूसली चीफ जस्टिस साहब की तरफ से देखा जा रहा है। और इसी तरीके से फिर ये बात सामने आती है कि जो मुख्तलिफ केसेस हैं उसमें भी उनका यही रवैया नज़र आता है कि बड़ा सिलेक्टिव किस्म का उनका जो है वो इमोशनल अटैचमेंट नज़र आती है कुछ चीज़ों के साथ, लेकिन उसी तरह के मामलात में किसी दूसरे चीज़ों के साथ नज़र नहीं आती। मतलब ताहिरुल कादरी का धरना आपको बुरा लगता है, लेकिन मॉडल टाउन के 14 केसेस किसी को याद नहीं है। मतलब आपको चेयरमैन पैमरा की उस वक्त जो उन पर दबाव डाला जा रहा था वो बुरा लगता है, लेकिन आज पैमरा क्या कर रहा है, किसके अंडर है, क्यों वहाँ पर एक जमात बिल्कुल माइनस है टीवी के ऊपर, इसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं है। आपको उस वक्त तो ये लगता है कि भाई जो आइन और कानून है उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन आज अगर आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाब नहीं हो रहे तो कोई ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तज़ादात नज़र आते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के कॉल ऑफ फेल में, कि जहाँ वो पहले माजी में उनका एक बड़ा अलग किस्म का मौक़िफ़ होता था, तो अब उसके बिल्कुल ही बरक्स एक मौक़िफ़ जो है वो नज़र आता है और वो सेंसिटिविटी नज़र नहीं आती कुछ मामलात को लेकर के, जबकि कुछ मामलात पर वो बहुत ज़्यादा गरज बरस रहे हैं, अननेसेसरीली बिला ज़रूरत गरज बरस रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल जी मेरा ख्याल है कि कौम को इससे ज़्यादा इन बातों में इंटरेस्ट है कि आज क्या हो रहा है, और उन चीज़ों के ऊपर आप जल्दी अगर इंसाफ और कानून के फैसले दें तो फिर कोई बात बन सकती है। लेकिन इनके ज़ेरे नज़र जो हो रहा है वो क्या है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने एक फ़ैसला दिया था कि जी हाई कोर्ट्स मना ना करें किसी को भी गिरफ्तारी करने से, और अब उसका फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाया जा रहा है। कामरान बंगश साहब जो कि साबिक सूबाई वज़ीर थे, उनको कामरान बंगश साहब को पेशावर से गिरफ्तार किया गया, फिर उनको ज़मानत मिली, फिर उनके खिलाफ डेरा इस्माइल खान में एक FIR काट ली गई और उसकी बिना पर उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन उनको उस केस में भी ज़मानत मिल गई, तो साथ ही टांग पुलिस वहाँ पहुँच गई और टांग पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब टांग से जैसे ही उनको ज़मानत मिली तो वहाँ पर चित्राल पुलिस पहुँच गई और चित्राल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये तमाशा चल रहा है। मेरा ख्याल है ये वो बेसिक चीज़ है जो कि अब तारिक मसूद साहब को जाकर दिखानी चाहिए कि ये है आपके फैसले का नतीजा। एक बंदे को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, कब तक ये मजाक बनाया हुआ है कानून का, बंदों का, इंसान का, अदालतों का, हर चीज़ का। और ये खुला लाइसेंस किसने दिया? जस्टिस तारिक मसूद साहब ने, जिन्होंने अच्छे खासे लाहौर हाई कोर्ट के भी और पेशावर हाई कोर्ट के भी दोनों फैसलों को रद्द करते हुए ये हुक्म जारी कर दिया कि नहीं जी गिरफ्तारी से ना रोको। तो फिर जब लोग उंगलियां उठाते हैं कि जनाब आप किसी के आलाकार बने हुए हैं, किसी के इमा पर इस तरह के फैसले कर रहे हैं, तो फिर बुरा लगता है। फिर लोग कहते हैं कि जी जजेस पर तनकीद क्यों हो रही है। तो देखिए जजेस पर तनकीद नहीं, उनके फैसलों पर तनकीद होगी। जब हमें नज़र आएगा कि फैसलों से किसी को फ़ायदा और किसी को बिला वजह नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो ज़ाहिर बात होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने आज एक और अच्छा फैसला दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को जलसे करने की बाकायदा इजाज़त दे दिया और कहा है कि भाई आपको कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है, आप बाकायदा अपनी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। तो अब एक कोर्ट का ऑर्डर तो फिर आ गया, लेकिन अगेन वही सवाल आता है कि कोर्ट के ऑर्डर तो पहले भी आ चुके हैं, तो क्या उन्हें फिर भी इंतज़ामिया की तरफ से ऐसी कोई इजाज़त मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल, अहम सवाल होगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PMLN ने भी बाकायदा अपनी कैंपेन स्टार्ट शुरू कर दी है, जिससे अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इलेक्शन बहरहाल अब होने हैं, और अगर ये बिल्कुल जनवरी के एंड में ना भी हो सके तो मैक्सिमम फरवरी में तो इलेक्शन इन एनी केस होंगे। और इसकी 2-3 वजूहात हैं, और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है इस वक्त, उसकी वजह से बज़ाहिर ये लग रहा है कि काफ़ी दबाव है, और उसकी वजह से जो हुकूमत है उसको, निगरान हुकूमत को इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। सिस्टम के ऊपर एक प्रेशर है इस चीज़ पे। फिर मैं बात करूँगी, आज काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है बात करने में। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।